Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. Welcome to the complete course on Physical Geography. Physical Geography के complete course में आप सभी का स्वागत है. After a long break, we'll resume our physical geography videos, and today we are going to talk about chapter 6, that is continental drift theory and convection cell theory. इस छठवें चैप्टर में हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे और हम कन्वेक्शन सेल थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए. और आइए इस चैप्टर को हम एक एक करके समझते हैं दैट व्हाट इज ऑल अबाउट इट. इस चैप्टर में इसके अंदर क्या है. ऑल राइट, सो फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, जिनको नहीं मालूम है, वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ वेबसाइट www.upscdigitallibrary.com, and in this website it is my attempt, ये मेरी तरफ से कोशिश है कि मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर पाऊं. जैसे जस्ट हाउ यू गाइज आर वाचिंग अ वीडियो राइट नाउ, इन द सेम वे वी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड कंप्लीट कोर्स ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स हो चुका है और उसके चैप्टर वाइज पीडीएफ्स मैंने इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं. Also in the upcoming time, chapter wise NCRT MCQ test also would be uploaded over there, which would be beneficial to you. And also I would try to upload capsule notes over there, ताकि एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले आप उस नोट्स को पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं. Now we had deleted the Telegram channel. बिफोर हमने टेलीग्राम चैनल पहले डिलीट कर दिया था, बट वी हैड लॉट ऑफ डिमांड्स फ्रॉम दी स्टूडेंट्स कि प्लीज सर एक बार और आप टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दें. एंड वी हैव स्टार्टेड द टेलीग्राम चैनल अगेन with the name UPSC Digital Library. So in case if you have not joined it, you can go and join it. And there's a change of Instagram ID. अब इंस्टाग्राम में मैं यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी नहीं यूज करता हूं. आई यूज माय पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट अभिजीत सिंह अरोरा. तो you can follow me over there. You can ask your doubts regarding your strategy, regarding the myths that you carry in your mind. आपके जो भी डाउट्स हैं जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पाते हैं, मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं. और कुछ अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी. सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर इन इंस्टाग्राम. फेसबुक पेज इज द सेम यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी. इसको आप लाइक कर सकते हैं, यहाँ भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू इट सो दैट वी कैन रीच मैक्सिमम पीपल जो कोचिंग फीस नहीं दे पाते हैं. वी कैन हेल्प दोस. ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट विद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. हम समझेंगे कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आखिर है क्या. ओके, तो किसने दी थी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? हु गेव अस दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? इट वाज गिवन टू अस बाय अल्फ्रेड वैगनर इन 1912. 1912 में हमको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी जाती है. ही इज द वन. और जैसा कि आपको ये पीछे दिखाई दे रहा होगा, ओ व्हाट यू सी ओवर हियर इज ऑल द कॉन्टिनेंट्स दे आर जॉइंड टुगेदर. ऐसा भी होता था क्या? अभी हम समझेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. So if you look over here, there was a time when all the continents were joined together. All right, and this was known as Pangea. This was the supercontinent Pangea, and this is the one water mass, big water mass. What you see, this big water mass, one big ocean was known as Panthalassa. All right, hope this makes sense to all of you. ये एक बड़ा एक ही समुद्र था जिसको पेंथलासा बोलते थे, और ये एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया बोलते थे. बाद में ये अलग अलग हो गया और ऊपर के पार्ट को हम लोग ऊपर का पार्ट अलग हो जाता है और नीचे का गोंडवाना लैंड अलग हो जाता है. और धीरे धीरे बहुत साल लग गए उसके बाद दिस इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर अर्थ. आज हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका इधर है, साउथ अमेरिका इधर है, अफ्रीका इधर है, दिस इज यूरेशिया. सो दिस इज द प्रेजेंट स्टेट वेयर इन यू सी different continents at different place on the earth, whereas in the past it used to be a supercontinent. So this is the theory that was given by Alfred Wegener. But the question is, ऐसा कैसे हुआ? Why this happened? This is what we have to understand now. All right, there were so many observations, so many assumptions or research done by this scientist. काफी रिसर्च की गई थी, बट विल ट्राई टू लुक एट द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस. हम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ कि ये एक ही सुपर कॉन्टिनेंट
अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो जाता है. विल ट्राई टू लुक एट इट. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज द जिगसॉ पैटर्न. अगर आप यहां ध्यान से देखें, इफ यू लुक ओवर हियर, ये गेम है, दिस इज अ गेम ऑफ पजल. इफ यू लुक हियर, इस गेम में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू कनेक्ट दीज पजल इन सच अ वे कि ये पूरा जुड़कर हम इससे एक इमेज बना सकें, या जो भी हमें टारगेट है इस पजल को हम कंप्लीट कर सकें. We try to solve this riddle, this puzzle, by joining all of them together. In the same way, Alfred Wagner, he observed that if he tried to arrange all these continents which we see right now, they are actually having a similar coastline which can get together. यानी कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन सबको जोड़ने की कोशिश करें तो उनकी कोस्ट लाइन मैच हो रही है. देयर अ मैचिंग कोस्ट लाइन विच इज नॉन एज जिगसॉ फिट. हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में मैच हो जाएं? बट वेट अ सेकेंड, the other scientist asked to Alfred Wagner, this could be a coincidence also. ये तो एक संयोग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये आपका एक assumption हो. Do you have any other proof to justify this? क्या आपके पास और भी कोई थ्योरी है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए? Then he gave some other observations also. The second observation that he gave was the similarity of ages of the rocks. Now look over here, guys. Okay, in North America also there are mountains, and then in the Europe also we have mountains, in Southern America also, in Africa also. Now he studied those rocks and then he figured out, उन्होंने ये फाइंड आउट किया, ये अपलांचे माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में, ग्रीनलैंड में है, देन दिस इज नॉर्वे, ओके, दिस स्कॉटिश हाईलैंड्स ब्रिटेन के, ओके. इन्होंने जब यहाँ के रॉक्स को स्टडी किया, ही रियलाइज्ड इन रॉक्स की एज और कॉम्पोजिशन सिमिलर है. ही फिगर्ड दैट द एज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज रॉक्स आर सिमिलर. मोर ओवर हियर near the Cape of Good Hope, this fold belt of Cape, over here we have gold deposits. Similar kind of gold deposits are here in Southern America also. How is it possible? It is only possible that when these two lands would have been one super land, जब ये दो लैंड जुड़े होंगे और अलग हुए होंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा. So based on that also he said that once there must have been a time when all these land masses must have been a supercontinent. Hope this makes sense to all of you. उन्होंने अलग अलग माउंटेन्स के रॉक्स को स्टडी किया. यहाँ पे ये प्लेसार डिपॉजिट यानी कि यहाँ के गोल्ड और यहाँ के गोल्ड के रॉक्स को भी स्टडी किया. एंड देन ही केम टू द कंक्लूजन दैट ऑल ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स once used to be a supercontinent. There was one more observation. The one more observation was the fossil evidence. Now understand this. Let's say if I talk about the present earth, अगर मैं अभी की अर्थ की बात करूं, अगर साउथ अमेरिका में कोई स्पीशीज डेवलप हो रही है, if there's a species that is getting developed in South America, all right, it may not get developed in India at the same time. It may get transferred to India over a period of time. अगर कोई बर्ड नई स्पीशी डेवलप होती है तो वो हो सकता है माइग्रेशन के टाइम कुछ सालों के बाद, 100-200 सालों के बाद या 1000 साल के बाद वो उड़कर भारत पहुंचे और वहां पर ब्रीडिंग करे, वहां पे प्रजनन करे और यहां पर भी वो स्पीशी पहुंच जाए. बट हाउ इज इट पॉसिबल? फॉर एग्जाम्पल, if you look at this species of a Dinosaurus, it was present over here in Southern America and Africa at the same time. एक ही समय पे अगर ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होते, इट इज नॉट पॉसिबल दैट द सेम स्पीशी विल गेट इवॉल्व एट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स विच इज डिफरेंशिएटेड बाय ओशियन एट द सेम टाइम. अगर ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पर होते जो आज हैं, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर एक ही प्रजाति एक ही समय पर एक साथ इवॉल्व नहीं कर पाती. बट दिस वॉज हैपनिंग. ओके, इफ आई टॉक अबाउट मीजोसॉरस, ये साउथ अमेरिका पे भी एग्जिस्ट कर रहा था, अफ्रीका के भी सदर्न टिप पे एग्जिस्ट कर रहे थे. इसके फॉसिल्स मिले हैं और उनकी एज भी एक जैसी है. नॉट पॉसिबल अनलेस ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही लैंड मास में एग्जिस्ट करते थे in the form of a supercontinent. Hope this makes sense to all of you. There was one more important observation which is also very surprising. That is also known as tillet, which is also known as the glacier evidence. हमारा इंडिया
India is in tropical region. This Africa also, this is in tropical region. It is not near the polar region. But this, what is this tillet? This tillet is found in the sedimentary rocks जो ग्लेशियर में पाए जाते हैं. In the glacier regions, we have a sedimentary rocks in which you found this feature of tillet. So how is it possible that apart from Antarctica, the southern Australia, the India, the southern Africa, the southern America, in all of them we found tillet. हमको सब में ये sedimentary rock के deposits मिलते हैं. It is all, this is the present state where all these continents are existing. The southern Africa, the southern America, southern Australia, India, this is Antarctica. So this is only possible that you get these glacier deposits of similar age even in the tropical lands. ये तभी possible है जब ये सब एक super continent हो. These were the important observations which were given by Alfred Wegener to support his continental drift theory. इन सारे observations से उन्होंने अपनी continental drift theory को support किया. But then there were limitations of continental drift theory और आज हम continental drift theory को accept नहीं करते हैं. So what are the limitations? Let us have a look. हम समझते हैं कि continental drift theory में क्या limitations थी. सबसे पहली limitation, okay, so if these continents used to be a supercontinent, अगर ये सारे continents एक ही जगह पर exist करते थे और बाद में अलग अलग directions में move हो गए, what was the driving force behind it? ऐसा क्या reason था कि ये continents अलग अलग direction में split हो गए, move हो गए? You know what reason Alfred Wegener gave? He told it is because of the gravitational pull of the sun and the moon. What? उन्होंने बोला सूरज और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये सारे कॉन्टिनेंट्स टूटकर अलग हो गए. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स. इट डज नॉट हैव दैट मच स्ट्रेंथ कि वो कॉन्टिनेंट्स को ही अलग अलग कर दे. The gravitational pull does not have that much strength. So this was one of the limitation of the continental drift theory. Okay, so then what is the actual driving force? Don't worry, after the continental drift theory, in the same video we are going to study convectional cell theory. और जब हम कन्वेक्शनल सेल थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग कैसे हुए. Anyways, let's move forward to the other limitations of the continental drift theory. Okay, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था सियाल और सीमा का. What he told that the continent has a crust which is sial, which consists of silicon and aluminium. And he told between these two continental crust, wherever there's some space, there lies the ocean. And the ocean is lying on the oceanic crust, which is known as SEMA, that is silicon and magnesium, which is wrong. He told that the continental crust floats on the oceanic crust. इनका ये कहना था कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, विच इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अभी 2 मिनट के बाद, बस 2 मिनट वेट करें, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे गलत है. फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि ये जो सियाल सीमा का इन्होंने कंसेप्ट बताया है वो सही है, तो इनसे कुछ सवाल पूछे गए. अ फ्यू साइंटिस्ट आस्क्ड हिम अ फ्यू एक्सप्लेनेशन to a few geophysical phenomena. So let us also try to look at those questions. The scientist asked to Alfred Wegener, what is the cause of earthquake? He told, उन्होंने बताया, उनसे जब पूछा गया कि earthquake किस कारण से होता है, इन्होंने बताया कि सियाल सीमा के ऊपर तैरता है. Sial floats on Sima. So when Sial floats on Sima, sometimes friction is created. So due to that friction, the earthquake is generated. Okay, he told this. The next question which was asked to him, इनसे जो दूसरा सवाल पूछा गया वो ये था, what is the cause of volcanic eruptions? Volcanic eruption क्यों होता है? He told that when Sial floats on Sima, sometimes crack occurs. And it is because of this crack that the molten magma comes out in the form of lava. Okay, this is what he gave. Okay, these are not the right answers actually. You will understand what are the right answers when we will study each of these geophysical phenomena in the future videos. Anyways, let's see what the scientist asked him next. Scientist ने इनसे पूछा, अच्छा माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? कैन यू टेल अस?
ही टोल्ड कि जब सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट करता है और जब सियाल और ये सियाल एक डायरेक्शन में मूव करता है तो यहां पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है और ये थोड़ा थोड़ा लैंड मास ऊपर उठता है एंड देन अ माउंटेन इज फॉर्म्ड। इफ दिस वुड हैव बीन द केस, अगर सियाल ट्रेवल करेगा या फ्लोट करेगा सीमा के ऊपर और बिकॉज ऑफ दैट लैंड मास उठेगा, तो सिर्फ कॉन्टिनेंट के कॉर्नर कॉर्नर पे जहां जहां पर वो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, सिर्फ यहीं यहीं पर माउंटेन फॉर्म होने चाहिए थे। बट इफ यू लुक एट द हिमालयन माउंटेन्स जो कि एशिया के बीच में है, हमारे रशिया इंडिया के बीच में Himalayan fold mountains are created. They are not formed at the corner of the continent. So that means this is a wrong concept. All right. So these were the limitations. Let us try to understand this. Okay. Sial is not floating over Sima. This is a wrong concept. And this is something that we have already discussed. But still, let me tell you. This is lithosphere. दी रेड सेक्शन व्हाट यू सी, ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है ये लिथोस्फीयर है। इसी में क्रस्ट भी आता है, इसी में मेंटल का अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट भी आता है। ऑलराइट, और इस पूरे लिथोस्फीयर के ऊपर ही हमारा लैंड का सरफेस भी है और इसी के नीचे हमारे ओशियन का क्रस्ट भी है। तो ये सब कुछ है जिसके ऊपर सब कुछ इसी के ऊपर हमारा लैंड और ओशियन एग्जिस्ट करता है। सीमा के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं तैरता है, बजाय इसके ओशियन का क्रस्ट, लैंड का क्रस्ट। सो दैट मींस द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, द ओशियनिक क्रस्ट, बोथ ऑफ देम एक्चुअली फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फीयर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, बोथ ऑफ देम फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फीयर विच इज इन सेमी मोल्टन स्टेट, जो कि सेमी मोल्टन स्टेट में होता है, या यू कैन से इन अ काइंड ऑफ प्लास्टिक स्टेट में होता है। ओके, तो इट इज नॉट ओवर सीमा ऑन विच द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट्स, इट इज एक्चुअली ऑन टॉप ऑफ द एस्थेनोस्फीयर wherever lithosphere and the uppermost mantle it floats. Hope this makes sense to all of you. आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब अगर आपको ये सारी लिमिटेशन समझ में आ गई हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी नेक्स्ट थ्योरी क्या है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जिसने इस लिमिटेशंस को दूर कर दिया था। सो दिस वाज अ साइंटिस्ट आर्थर होम्स, इन्होंने दी थी एक कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो इसको अब हम देखेंगे। ओके, मैं दोनों डायग्राम्स को ही साथ में ले आता हूं, आपके लिए समझना इजी होगा। ये जो एस्थेनोस्फीयर है, ओके बाय द वे दिस इज अ डायग्राम जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो एस्थेनोस्फीयर जो सेमी मोल्टन स्टेट में है, इसमें बनते हैं ये कन्वेक्शन सेल्स। ओके, ये कन्वेक्शन सेल्स बनते हैं जो मूव होते रहते हैं इस सर्कुलर फॉर्म में, जो आपको इस लेफ्ट साइड में भी दिखाई दे रहे होंगे। सर ये मूव क्यों होते हैं? दिस मूव्स बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल एनर्जी विच इज लाइंग इनसाइड द अर्थ। याद करो, हमारी अर्थ के अंदर अभी भी हीट प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रेसिडुअल एनर्जी ये सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो ऐसे हमारे अर्थ में फॉर्म हो जाते हैं। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, दिस रिसेंबल्स द लेफ्ट फिगर। इस लेफ्ट सेल में आप देखेंगे ये सेल ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये राइट वाला सेल राइट साइड में जा रहा है। ओके, सो दिस लेफ्ट साइड सेल, this is going up and going towards the left hand side. This right side cell, this is going on top and going towards the right hand side. यानी कि ये इधर से लेफ्ट जा रहा है, इधर से राइट, और बीच में एक गैप डेवलप हो जाएगा। रिमेंबर दिस, सी दिस इज गोइंग लेफ्ट, दिस इज गोइंग राइट। सो व्हेन टू सेल्स goes into two different directions, so it forms a ridge. जहां पर सेल्स की डायरेक्शन अलग अलग होती है, ये कन्वेक्शन सेल्स की डायरेक्शन अलग अलग होती है, वहां पर ये डाइवर्ज होते हैं और एक गैप फॉर्म करते हैं जिसको हम रिज बोलते हैं। और जहां पर, अब ये देखिए, यहां पे देखिए, दिस सेल इज गोइंग इनसाइड और यहां से भी दिस सेल इज गोइंग इनसाइड। सो बोथ ऑफ द सेल्स हैव द सेम डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, जो हैवियर होगा, जो हैवियर प्लेट होगी वो नीचे सबडक्ट हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। Lighter plate will remain on top. So a place where two cells have the same direction, so the heavier plate will go inside and it will form a trench. This is a place where one of the plate will subduct inside. Ridge is a place where both the cells have the same direction and they will diverge and move into different directions. This is the reason, अगर ये यहाँ पे ridge बन रही है, ये यहाँ पर उठकर they may either form a space or they may uplift, okay,
to form a gap. यहां पर आप देखेंगे जब ये इसमें सबडक्ट होगा, यहां पर ये एक लैंड बना सकते हैं. Here, this is a place where they can form a mountain. So at the trenches where two of such plates would meet in the same direction, यहां पर एक हाई लैंड बनेगा, यहां पे माउंटेन्स फॉर्म होंगे. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, जब हम आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी. सो फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ridge is a place where two of the convection cells diverge out. Trench is a place where two convection cells move into the same direction, and here the heavier plate would subduct and it will get लॉस्ट, वो खत्म हो जाएगी, वो प्लेट अंदर जाके मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. सो दिस इज द कन्वेक्शन सेल थ्योरी. होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. अब इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेट मी टेल यू. यू कैन गो टू क्लास 11th एनसीईआरटी. You can open chapter number 4, distribution of oceans and continents. You can read this chapter. वर्ड एटलस में आप लोग माउंटेन्स की पोजीशंस लोकेट कर सकते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, द इंपॉर्टेंट माउंटेन्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. यू कैन रीड दैट. नो नीड टू रीड एनीथिंग फ्रॉम जीसी लॉन्ग, नथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर. Let's have a look at one of the question which was asked in UPSC prelims related to this topic. So this is the question: which of the following phenomena might have influenced the evolution of organisms? Asked in UPSC prelims 2014. Continental drift, glacial cycles. These are the options. You can pause the video and attempt the question. All right. So the right answer is both 1 and 2. Obviously, continents drift with a continental drift theory was a failure, but the continents have drifted. Continents drift हुए थे तभी तो आज वो अलग अलग हैं, लेकिन उसके पीछे के रीजंस गलत थे और सही रीजन हमको कन्वेक्शन सेल से पता चल गए. इट इज बिकॉज ऑफ दोज कन्वेक्शन सेल्स इनसाइड द अर्थ कि ये लैंडफॉर्म या तो अलग अलग होगा या एक दूसरे के आसपास आएगा. इट इज बिकॉज ऑफ दैट. ग्लेशियल साइकिल्स, यस इट इज बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. जहां पे ग्लेशियर होंगे वहां पे अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होंगे. जो ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो ठंडे एरियाज में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. न्यू स्पीशीज विल बी फॉर्म्ड एंड ऑब्वियसली दिस विल लीड टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स. बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑल्सो जो पोलर रीजन के पास लैंडफॉर्म होगा वो ट्रॉपिकल रीजन में जाएगा. old species would die out, new species would get evolved, and hence both the options are the right answer. All right, I will give you one question for UPSC mains. I request all of you to please attempt it in the comment section. All right, what do you understand by the theory of continental drift? डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट सपोर्ट. तो इसमें आप समझाएंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, किसने दी थी, किस ईयर में दी थी, और जो मैंने आपको 4 प्रोमिनेंट रीजंस बताए थे, ऑब्जर्वेशंस थी, आप उनको बताएंगे इसके सपोर्ट में. एंड रिमेंबर हियर the limitations are not asked and it is only asked to answer this question in 150 words, so you don't have to mention the limitations. This question was asked in UPSC mains 2013. So I hope this video was helpful to all of you. एंड आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं. प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.